सम्प्रति साक्षात् अहं कार्यक्रमस्य कार्यक्रमम् अग्रे सारयामि। साम्प्रतं वर्तते NIT जमशेदपुरतः आचार्यः वर्तते खलु मनीष कुमार झा। तेषाम् उपस्थितिविषयरूपे वर्तते रिसर्च एथिक्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अहम् अत्रैव शेयर करोमि डॉक्टर मनीष कुमार झा। विपिन कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर विपिन जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और जितने भी इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के सम्मानित व्यक्ति हैं उनको मेरा सादर प्रणाम, नमन एवं वंदन। नमस्कार सर, विभागाध्यक्ष सर, VC सर और जितने भी प्रतिभागी हैं उन सभी को मेरा जो है नमन एवं वंदन। तो सर जो मेरा टॉपिक है वो है रिसर्च एथिक्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। विपिन जी, दिस इज जस्ट माय काइंड रिक्वेस्ट टू यू, अगर आप अपना IT को बोलें तो मैं थोड़ा इसको प्रेजेंटेशन विंडो शेयर करके करूंगा। इट वुड बी बेटर विजिबिलिटी फॉर मी। ओके, नो इशू, यू कैन शेयर इट। हाँ ठीक है, तो इनेबल प्लीज से IT टू इनेबल। दे हैव डिसेबल्ड माय प्रेजेंटेशन। यस आई एम जस्ट शेयरिंग इट। दे हैव डिसेबल्ड माय प्रेजेंटेशन। क्योंकि आजकल ये जो टॉपिक है सर बहुत प्रासंगिक टॉपिक है, और हम लोग उच्च शिक्षा में हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो तकनीकी संस्थान है, जहां भी हैं, तो वहां पे सर ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जब भी सर रिसर्च करते हैं तो 3 तरह की बातें आती हैं: रिसर्च पेपर्स, बुक्स एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स। सो हाउ वी हैव टू कंसिडर सम फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ethical considerations in research, so that as per UGC guideline, whether it is a matter of plagiarism or it is a matter of copyright, intellectual property rights, because ultimately the academic institutions are the center of creation of knowledge. Therefore, the knowledge creation in terms of books, in terms of research papers, in terms of the output of research projects, monograph, this particular intellectual property has to be protected. तो इसी now you can share your slide. हाँ, yeah, thank you very much विपिन जी, thank you very much for allowing to share my presentations. तो इसी पे सर हम लोग चर्चा करेंगे। So this is my topic, sir, research ethics in higher education institutions. Time is a little bit less, so I'd be trying to focus only on the major aspect. जो मुख्य बिंदु होंगे सर, जो महत्वपूर्ण चीज होंगी, उनके बारे में सिर्फ मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि नई जो शिक्षा नीति है और इसके पहले भी एक चीज पे काफी जोर दिया गया है कि जो उच्च शिक्षा है, क्योंकि उच्च शिक्षा में जो सर सामान्य कॉलेज हैं उनमें एक बहुत बड़ा फर्क है कि उच्च शिक्षा, it is basically the thrust is on research apart from quality teaching. Quality teaching is also very important, and research, there is always a focus on research, because whether it is for better ranking, to get better fund from the government of India or from international agencies, to have better visibility and to emerge as leading institutions, quality research and research output has to be focused. And in that particular direction, it is very essential for all the researchers, whether professors or the research fellow, the teaching fellow, and the students also who are engaged in PhD work, MPhil work, MTech, and other type of short-term and long-term research projects. उनके लिए जानना सर बहुत जरूरी है कि क्या मुख्य बिंदु हैं जो ध्यान देना चाहिए, जिनसे, क्योंकि ये सर जो रिसर्च है अल्टीमेटली it creates intellectual property in the form of books, monograph, and other outputs, research articles. Basically these 2-3 things are there. तो इसीलिए that particular output, which is the outgrowth of creativity of all the professors, it must be protected, and therefore we have intellectual property rights, and copyright is very essential aspect which is going to protect the creative pursuit of the professors in terms of patent and copyright. तो academic integrity, दिस इज द ब्रॉडर टर्म ऑफ रिसर्च एथिक्स। इसके बारे में सबसे पहले डॉन मैककैबन जो USA के थे, उन्होंने इस शब्दों की चर्चा की। और एक सिंपल भाषा में अगर हम लोग को कहना पड़े कि एकेडमिक इंटीग्रिटी या रिसर्च इंटीग्रिटी क्या है, एथिक्स क्या है, तो हम लोग इसमें ये कह सकते हैं, इट इज द गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। फॉर एग्जांपल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा,
there are two type of guidelines. One guidelines is by external agency, that is UGC, AICTE, and some other institutions, and that guidelines must be followed in relation to any academic matters by all the academicians and other stakeholders. For example, students, research fellow, teaching fellow who are working in collaboration with teachers under the guidance of teachers. तो जो भी guidelines हैं, code of conduct हैं, particularly for academic matters, whether it is research matters or some other type of matters also. When we just talk about research matters, other matters, for example, जैसे एग्जामिनेशन सर कंडक्ट होता है, आजकल ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, अब ओपन बुक सिस्टम है और बच्चे वहां पे एग्जाम दे रहे हैं, तो देयर आल्सो वेदर थ्रू आईटी सिस्टम और थ्रू आवर एसओपी वी हैव टू इंश्योर दैट there should not be any cheating on the part of students. So basically these 2-3 things are covered in academic integrity, because it is the integrity and it is the ethics in research which makes it in real sense something relevant for the society. If the research has no integrity, if there is no verifiability, if there is no transparency of the research output, then ultimately that would not be helpful for any stakeholders, and that would be always questioned by all the stakeholders, whether in our country or in foreign country. So integrity in academic and research matters is very important. Honesty, rigor and endurance of academic integrity. 3-4 चीज की सर बात यहाँ पे होती है. रिसर्च इंटीग्रिटी 3 ही 4 चीज की बात बहुत ज्यादा यहाँ पे होती है. ट्रांसपेरेंट, रिलायबल एंड वेरीफाइबल मेथड इन रिसर्च. ट्रांसपेरेंट, रिलायबल एंड वेरीफाइबल मेथड इन रिसर्च. फॉर एग्जांपल सर, अभी कोविड का समय है, तो बहुत सारे पूरे दुनिया में जितने भी वैज्ञानिक हैं, सारे के सारे यूनिवर्सिटी में, एनआईटीज में, आईआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, जितने भी फार्मास्यूटिकल टॉप कंपनीज हैं, साइंटिस्ट, सारे लोग इकट्ठे हुए. हाउ टू गो फॉर design and how to discover, how to invent the COVID vaccine and other type of things, for example booster dose and so on and so forth. अब वहां पे जब वो रिसर्च करते हैं तो एक शब्द यहाँ पे सर ट्रांसपेरेंसी की बात आई, ट्रांसपेरेंट. तो अगर फॉर एग्जांपल डीआरडीओ और एनी अदर इंस्टीट्यूट हु सेज कि हम लोगों ने ये दवा जो है विकसित की है किसी खास बीमारी के लिए या कोविड के लिए वैक्सीन डेवलप किया है, तो उस पूरे के पूरे प्रोसेस को जब उसकी पेटेंट की बात आएगी, जब वो अप्लाई करेंगे, चाहे वो अपने देश में पेटेंट के लिए अप्लाई करें एज पर इंडियन पेटेंट एक्ट और इन अदर कंट्रीज जहां भी अप्लाई करें, हर देश का अपना अपना पेटेंट एक्ट होता है, विच इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. बौद्धिक संपदा अधिकार का एक हिस्सा है पेटेंट. हम जब भी हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं तो 4-5 चीज मुख्यतः सर आते हैं इसमें. एक है पेटेंट, दूसरा है कॉपीराइट, तीसरा है ट्रेडमार्क और ट्रेड डिजाइन, चौथा है ट्रेड सीक्रेट्स, और आजकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायमेंशन है जिसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, जो एक खास जगह से उसका लोकेशन पता चलता है, जैसे बासमती चावल है, कहीं किसी जगह का खास आम है, बनारसी साड़ी है, तो उस पे सर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे. तो ट्रांसपेरेंट शब्द का मतलब यहाँ पे सर ये है कि हम लोग को अगर कहीं रिसर्च आर्टिकल भेजते हैं, कौन कौन सा डेटा हम लोगों ने यूज किया, हम लोग के रॉ डेटा सेट क्या है, अगर सर्वे बेस्ड है तो क्वेश्चनर है, जैसा मैं सर कोविड का एग्जांपल दे रहा था, पूरी की पूरी जो उसकी प्रोसेस है मेडिसिन को डेवलप करने की, हर प्रोसेस में क्या रेंडमाइजेशन हुआ, कितने सैंपल पे काम हुआ, किन किन लोगों का सैंपलिंग किया, उनके क्या फीचर्स हैं, उनकी अगर वीडियो रिकॉर्डिंग है तो वो, जैसे कि अभी सर फॉर एग्जांपल एक बड़ा ही जो है सामान्य सा उदाहरण देना चाहूंगा जो हम लोग के लिए प्रासंगिक है. अभी जैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, तो कोई भी कॉन्फ्रेंस कराते हैं, सेमिनार्स कराते हैं, वाइवा होती है, आजकल चूंकि सर फिजिकल मोड में नहीं हो पाता है, देयरफॉर वी हैव ऑप्शन ऑफ दिस digital mode which has been discovered through the scientists and engineers, and we are able to have some this discussion without in physical barriers are not there. तो वहां पे सर रिकॉर्डिंग हो रहा है. दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी. रिलायबिलिटी, रिलायबल हो तो सर जब भी ट्रांसपेरेंसी आएगी, रिलायबिलिटी की बात वहां पे आएगी. अगर कोई भी डेटा, जैसे हम लोग सर कहीं आर्टिकल लिखते हैं और हम लोग बोलते हैं कि 1500 लोगों का हम लोग इंटरव्यू दिए, तो 1500 लोगों का हम लोगों ने इंटरव्यू दिया या 1500 लोगों का हम लोगों ने सर साक्षात्कार लिया, और उस आधार पे हम लोग कुछ बताना चाह रहे हैं कि मनरेगा जो है इफेक्टिव है कि इफेक्टिव नहीं है सोशल साइंस में, या अगर कोई मेडिसिन में कोई रिसर्च कर रहे हैं, वहां पे पायलट सर्वे हो रहा है किसी भी चीज का, तो जो डेटा है जब भी हम लोग को पेटेंट कराएंगे या कहीं आर्टिकल लिखेंगे या कहीं भी हम लोग अगर सर उसका बुक्स पे, तो हम लोग उसके सोर्स की बात करेंगे कि इसका सोर्स क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, रॉ डेटा क्या है. अगर वो रॉ डेटा मांगेंगे तो उनको हम लोग देंगे. तो उससे क्या होगा, द रिसर्च आउटपुट, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे वो कोई नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं जिसके लिए पेटेंट मिलता है, रिलायबिलिटी सर वहां से आएगी. एंड इफ समथिंग इज रिलायबल, and reliability and verifiability both are related. Verifiability means the methods
that we use in research process, चाहे वो qualitative methods हों, literature हो, संस्कृत हो, कि हम लोग किसी का narrative analysis कर रहे हैं, हम लोग 100 प्रोफेसर्स जो संस्कृत में है उनका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो उनका वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोग करके रखते हैं, एक डायरी मेंटेन करते हैं, और जब हम लोग फिर उसको आर्टिकल भेजेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए, तो वहां पे हम लोग भेज सकते हैं कि ठीक है भाई, ये हम लोगों ने नोट किया है, ये हम लोग का रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग का ये पर्पस था. Then those things can be verified. So transparency, reliability and verifiability is the cornerstone of any research. If these three things are missing, तो वहां पे एकेडमिक इंटीग्रिटी तो नहीं होगा, एकेडमिक डिसऑनेस्टी तो होगी ही होगी, उसके अलावा वेरीफाइबिलिटी नहीं होगी, तो अल्टीमेटली उसका यूज नहीं हो पाएगा, और जो भी है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चाहे राष्ट्रीय स्तर पे जहां भी होगा, वहां पे उन लोगों को उसकी प्रॉपर कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पाएगी, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे कि भाई इसका क्या चीज. साधारण भी चीज होती है, हम लोग जब भी कोई आर्टिकल लिखते हैं, सोर्स क्या है. जैसे ये मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो मैं रेफरेंस दूंगा, कहां से मैटर लाया, कहां से क्या किया. तो कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो उससे ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी और वेरीफाइबिलिटी. रिपोर्ट एज पर पॉलिसी एंड गाइडलाइंस, इसमें दो चीजें हैं. जैसा मैं बता रहा था कि अब जैसे हम लोग किसी बच्चे को रिसर्च कराते हैं, चाहे वो डिजर्टेशंस कराएं, एमफिल वाले को छोटा सा जो है कराएं, या कोई रिसर्च प्रोजेक्ट्स हम लोग खुद से कर रहे हैं, या किसी पीएचडी को गाइड कर रहे हैं, या कोई किताब लिख रहे हैं, तो जो एथिक्स के गाइडलाइंस हैं, एकेडमिक जो गाइडलाइंस हैं एथिक्स के, रिसर्च एथिक्स के जो गाइडलाइंस हैं, वो एक तो है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का अपना एक इंटरनल गाइडलाइन होगा. वहां पे उसकी एक जो है सेक्शन बनी होगी कि कोई भी अगर थीसिस जाएगी तो डीन एकेडमी के पास जाएगी, वहां पे एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसका प्लेगरिज्म रिपोर्ट देखा जाएगा, जो उसका यूजीसी का गाइडलाइन है. वो तो एक्सटर्नल मेथड है कि ठीक है, यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से तो होना ही चाहिए. सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने अगर कोई अपने तरफ से नया गाइडलाइन दिया है कि नहीं भाई, यूजीसी की गाइडलाइन ये बोलती है कि 10% से ज्यादा प्लेगरिज्म रिपोर्ट अगर रहेगी तो उसको फिर से रीराइट करना पड़ेगा, रीसबमिट करना पड़ेगा. हो सकता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा और उच्च स्तर की गुणवत्ता जो है शोध में, उसको इंश्योर करने के लिए वो ऐसा करे कि वो अपना इंटरनल एक गाइडलाइन बनाए कि नहीं, कोई भी थीसिस जो हमारे यहाँ सबमिट होगी 5% से ज्यादा प्लेगरिज्म रिपोर्ट हम लोग, सिमिलरिटी रिपोर्ट हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे. अगर वो है तो फिर से दोबारा वहां पे जो है उसको रिवाइज करना पड़ेगा. और तो ये रिपोर्ट एज पर पॉलिसी एंड गाइडलाइंस, इसका मतलब यही होता है जो भी हमारे यहाँ रिसर्च गाइडलाइंस हैं यूजीसी के, एआईसीटी के, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, और इंटरनल जो गाइडलाइंस है यूनिवर्सिटी के, आईआईटीज के, आईएम्स के, हार्वर्ड के, तो ये दोनों गाइडलाइंस को जो भी रिसर्चर हैं, एकेडमिशियंस हैं, दे मस्ट कंप्लाई विद दोस गाइडलाइंस. फॉर एग्जांपल, आई हैव नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्लायंस विद द रूल्स ऑफ रेगुलेटरी adherence to the professional code of code and norms. For all the professors and researchers, there are certain ethical guidelines which must be, for example, doctors, lawyers, engineers, there's a professional code of conduct in the every profession. So in the profession of teaching also, there's a code of conduct that it should be unbiased, it should be independent, and whatever report is there, whether it is project report, for example, जब भी हम लोग दूसरे लोगों का नाम देते हैं आर्टिकल में, तो हमारा प्रोफेशनल कोड ऑफ यही कंडक्ट करता है कि भाई अगर उस आर्टिकल में उसका थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन है, तभी उसको हम सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर, फोर्थ ऑथर में दें. अगर कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं है तो वहां पे हम लोग नहीं दें. ये कोड ऑफ कंडक्ट कहता है. अगर पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ऑथर वो होंगे, तो ऐसा ना हो कि टीचर खुद फर्स्ट ऑथर हो जाए. तो जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है एकेडमिशियंस के लिए, अगर वो फॉलो नहीं करते हैं, देन अल्टीमेटली इट इज द केस ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन रिसर्च, रिसर्च एथिक्स के खिलाफ होगा, जिसको हम लोग एकेडमिक डिसऑनेस्टी भी कहते हैं. एक स्लाइड है, समय का अभाव है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस, क्योंकि 2-3 स्लाइड को मैं रख के फिर एज पर द टाइम गिवन बाय विपिन जी, अदरवाइज आई कैन गो ऑन, देन आई विल बी फिनिशिंग दिस प्रेजेंटेशन. एसेंशियल ड्राइविंग वैल्यूज, पहला चीज एथिक्स की हम लोग बात करते हैं. रिसर्च प्रोसेस एंड रिपोर्टिंग मस्ट बी वैल्यू बेस्ड एंड एथिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स. कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एचओडी सर और दूसरे विश्वविद्यालय बीएचयू के दो प्रोफेसर मिलकर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं मिनिस्ट्री का, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स पे संस्कृत में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है. तो जब वो प्रोजेक्ट वहां पे हो रहा है, तो एक तो जो एजेंसी है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उसको स्पॉन्सर किया, पैसा वहां से मिला है, और जो यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस है, पूरी की पूरी प्रोसेस में, वेदर इट इज अ मैटर ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिसर्च फेलो, और इट इज अ मैटर ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, or it is a matter of research methods, whether qualitative or quantitative, or it is a matter of data collection अगर survey based है तो, or it is a matter of selection of software अगर software based है. All in every steps of the research, the guidelines, the ethical considerations are involved, and that must be fulfilled in toto. पूरी की पूरी समग्रता में उसको कैसे meet out करें, ये बहुत important चीज है. Rigor, research methods या data में without rigor
research would be useless. So we just talk about rigorous research and rigorous academic process. Rigor का मतलब है methodology की बात है। जो भी methods हम use कर रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स पे कोई मेथड यूज कर रहे हैं, किसी आर्टिकल को लिखने के लिए, कोई प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, कोई क्लास में लेक्चर ले रहे हैं, तो क्या जब हम उसको मेथड्स को, तो हमको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई उससे रिलेटेड जो थोड़े बहुत रिसर्च उसके पहले अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय संदर्भ में हुए हैं, क्या वहां पे उस तरह की किसी दूसरे लोगों ने उस मेथड्स का यूज किया है? अगर किसी ने नहीं किया है तो हम उसको यूज कर रहे हैं, हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा। इन रिसर्च वी हैव टू जस्टिफाई, एंड देन इफ वी जस्टिफाई why we are choosing this method, why we have chosen this topic, why we are using this unit of analysis, why we are using this software, why we are using some qualitative methodology, not quantitative, we have to justify, then it is known as rigorous. Every process, जब हम लोग किसी दूसरे लोगों से उससे मदद लेंगे, we have to properly acknowledge independence, free from undue influence of sponsored or other party. ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम लोग को कहीं प्रोजेक्ट मिला है किसी भी मिनिस्ट्री से या कोई इंटरनेशनल डोनर से, हम लोग को प्रोजेक्ट मिला है किसी अमेरिकन एजेंसी से, और वो प्रोजेक्ट हमको चूंकि वहां से मिला, उस कारण से रिपोर्ट में कुछ हम लोगों ने जो है बेईमानी कर दी, तो वहां पे हम लोग को ये बोलेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, क्योंकि हमको वो पैसा दे रही है। जैसे कोई एनजीओ अगर रिसर्च कर रही है, रिपोर्ट बना रही है, और उसको जो है किसी इंटरनेशनल डोनर से, अमेरिका से, कनाडा से फंडिंग मिल रहा है, तो वो यहाँ पे जानबूझ के उसमें गलत रिपोर्टिंग कर दे कि नहीं भाई, जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जनधन योजना है वो बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा, उसमें काफी घोटाला है, या कुछ भी इस तरह का चीज अगर वो लिख दे, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाए कि हमको पैसा मिला है, तो वो अगर कुछ बोले कम ज्यादा अच्छा या नहीं लिखने के लिए, जो असली चीज आई है रिजल्ट्स आफ्टर द सर्वे, वो नहीं लिख के अगर हम प्रभावित हो जाएं, चूंकि ठीक है वो हमको स्पॉन्सर की है या कोई थर्ड पार्टी है या कोई दबाव में आ जाए, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट नहीं रहा। और इंडिपेंडेंस अगर खत्म हो गया, हमारे यहाँ परंपरा रही है विभिन्न मतों को कैसे हम लोग जो है उसका सम्मान दें, चाहे वो बुद्धिस्ट थिंकर हो, चाहे वो शंकराचार्य हो, शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, तो हम लोग सब सारी चीजों को सुनने की और सबको समझने की रही है, और मुक्त चिंतन जो है भारतवर्ष की आत्मा रही है। सो इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड इंडिपेंडेंस इन रिसर्च प्रोसेस is the soul of good research, or it is the one of the most fundamental ethical consideration. Relevance हो, respect हो सारे चीजों के प्रति, ऐसा नहीं हो कि हम कोई रिसर्च कर रहे हैं किसी खास चीज में, तो किसी खास तरह के टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, सिखिज्म पे रिसर्च कर रहे हैं, हिंदुइज्म पे रिसर्च कर रहे हैं, इस्लाम पे रिसर्च कर रहे हैं, या फिर बुद्धिज्म का हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उसको हम जानबूझ के अंडरमाइन करें उसके सिग्निफिकेंस को, और जो प्रॉपर हम लोग को ड्यू जो है रिस्पेक्ट देना चाहिए वो हम लोग ना दें, वो चीज नहीं है। क्योंकि मैंने बताया कि शास्त्रार्थ की परंपरा है, हमारे यहाँ हर तरह के विद्वान हुए, ठीक है, द्वैत अद्वैत सारे चीज रही, लेकिन फिर भी हम लोगों ने यावत जीवे सुखम जीवे जैसे नास्तिक को भी सम्मान दिया, उनको भी हम लोगों ने संत ही बोला, उनको भी हम लोगों ने यही कहा कि चलिए ये भी एक विचारधारा है, चाहे वो विचारधारा भले गलत हो या सही हो, तो हम लोगों ने सबको सम्मान दिया। इम्पार्शियलिटी पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं हो, जैसा कि मैं एग्जांपल देके बता दिया कि भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है, अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायसनेस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब कोई सिलेक्शन कमेटी में है, प्रोजेक्ट के सिलेक्शन कमेटी में है यूजीसी में, और उन्होंने खुद जो है उस प्रोजेक्ट में अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक तो कॉन्फ्लिक्ट होगा इंटरेस्ट का। तो हाउ व्हेन देयर इज ए when X and Y both options are undesirable and one option contradicts with another option, then that is known as the situation of conflict of interest. वहां पे एक धर्म संकट की स्थिति हो जाती है, और वहां पे प्राइवेट गेन को ध्यान में नहीं रख के पब्लिक गेन, एथिक्स की जो प्रिंसिपल है वो ये कहते हैं कि हाउ वी हैव टू ऑलवेज सीक व्यक्ति से बड़ा समाज, समाज से बड़ा राष्ट्र, ठीक है, तो हम लोग हमेशा इस चीज के बारे में सोचते हैं, और इसीलिए हम लोग जब भी बात उस चीज की आएगी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, तो निजी हितों को ध्यान नहीं रखे, जो सार्वजनिक जो बड़े हित हैं, जैसे महाभारत में, ठीक है, ये धर्म युद्ध हुआ, तो वहां पे एक चर्चा हुआ, एक बार ऐसा ये प्रकरण आता है कि ठीक है, जो है अर्जुन को पता चला कि लड़ाई होने वाली है, उनका गांडीव जो है युधिष्ठिर का जो कमरा था वहां पे था, और बिना गांडीव के वो लड़ाई लड़ना और जीतना संभव नहीं था, और वो फिर उनको पता चला कि ठीक है, उस समय जो है युधिष्ठिर उसमें है और द्रौपदी के साथ वहां दोनों लोग उस कमरे में है, धर्म संकट की स्थिति हुई, और अंत में उन्होंने ये निर्णय लिया कि नहीं ठीक है, लड़ाई हार जाएंगे, राष्ट्र की रक्षा करना है, तो वो फिर उस रूम में गए, गांडीव उन्होंने लिया, और फिर उन्होंने, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब धर्म संकट होगा, तो हमेशा जो सिद्धांत है नीति के, ये देखना पड़ेगा कि ज्यादातर लोगों के लिए क्या हितकारी है, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हैप्पीनेस फॉर ऑल इज द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कंट्री, अनलाइक वेस्टर्न कंट्री। जो वेस्टर्न कंट्री है उनका यही है, हैप्पीनेस फॉर फ्यू, कैपिटलिस्टिक, हमारे यहाँ हैप्पीनेस फॉर ऑल की चर्चा होती है,
हाउ वेलफेयर शुड बी इंश्योर्ड फॉर ऑल द पीपल। अकाउंटेबिलिटी हो, जो कुछ भी लिखें आर्टिकल में, जो कुछ भी रिपोर्ट में लिखें, ठीक है, वो सारी की सारी जिम्मेदारी जो लेखक हैं वो लें, जो भी आर्टिकल में लिखें चाहे किताब में लिखें, और उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी वो लें। अब समय का अभाव है तो बहुत कम समय है, तो नहीं तो बातें तो बहुत सारी थी। थोड़ा सा मैं यूजीसी के गाइडलाइन के बारे में चर्चा करूंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। प्लेगरिज्म के बारे में हम लोग मुख्यतः थोड़ा सा बस इतना ही समझना यहाँ पे चाहेंगे। 3 बिंदु हैं प्लेगरिज्म में, क्योंकि प्लेगरिज्म एक ऐसा चीज है दैट वी मस्ट फॉलो। एक बिंदु तो ये है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि प्लेगरिज्म का मतलब यही होता है कि कहीं से कॉपी कर लिए और वहां का हम इंट्रोडक्शन ले लिए, कंक्लूजन ले लिए या कुछ ले लिए। प्लेगरिज्म में 3-4 चीजें आती हैं। ये शब्दों का हो सकता है, ये विचारों का हो सकता है, ये डेटा का हो सकता है, डायग्राम का हो सकता है, फिगर का हो सकता है, किसी भी स्तर पे हो सकता है। तो जो कुछ भी हम लोग कहीं से लें, अगर कोई डायग्राम लिए हैं, कोई रिपोर्ट लिए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, अगर हम पाणिनि, ठीक है, व्याकरण है, वहां से कुछ उद्धरण कर रहे हैं, कुछ पुस्तक में कोई किताब लिख रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि 50 किताब से लेके हम पूरा का पूरा उठा दें और जो हमको उस विद्वान को जो सम्मान देना चाहिए था, उनके बारे में कहना चाहिए था कि उनके पुस्तकों से हमने उद्धृत किया, उसका पूरा साइटेशन देना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, पहली बात। दूसरा ये है कि इन द केस ऑफ यूज ऑफ वर्ड्स, आइडियाज, फ्रेजिंग ऑफ अदर्स पब्लिश्ड मटेरियल, कोटेशन मार्क, साइटेशन कंप्लीट हो। एक तो बॉडी में साइटेशन हो जहां पे हम लोग उसका दे रहे हैं रिव्यू में, दूसरा जो है कंप्लीट साइटेशन हो रेफरेंस में, तीसरा पैराफ्रेजिंग मस्ट बी ओनली एट एक्सेप्टेबल लेवल, और इसके सोर्स को प्रॉपर्ली साइट करें। ऐसा नहीं है कि थ्योरी लिखने के लिए, पैराफ्रेजिंग करने के लिए हम जो है सारे के सारे मटेरियल लेंगे। एक्सेप्टेबल लिमिट अभी हम लोग यूजीसी में देखेंगे क्या है, 10% है। अगर हम लोग चार्ट्स, ग्राफ, डेटा सेट लेते हैं, कोई न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन लेते हैं, इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपेंस दैट कंप्लीट साइटेशन इज कंपलसरी। अब बहुत सारे केसेज हैं, समय का अभाव है। आईएम अहमदाबाद में केस हुआ था। एक वहाँ के स्टूडेंट प्रोजेक्ट कर रहे थे एक प्रोफेसर साहब के अंदर, और उन्होंने तब बाद में उनको पता चला कि जो वहाँ के प्रोफेसर हैं, आईएम के प्रोफेसर, इस स्टूडेंट को पता चला जो रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे थे कि उन्होंने 3 फॉरेन ऑथर का जो है चोरी किया है, और बाद में वो मैटर गया, तो इस पे फिर जांच जो है बैठा, कमिटी बैठी। तो ये बड़ा ही एक एकेडमिक क्राइम है और रिसर्च एथिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लेगरिज्म बहुत आईएम इंदौर में केस हुआ, एन रविचंद्रन साहब, ठीक है, वहाँ पे डायरेक्टर थे प्रोफेसर साहब, और प्लेगरिज्म को वहाँ भी मुद्दा हुआ। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, हूबहू उस पूरे जजमेंट को उठा के उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया। हम संक्षेप में बता रहे हैं समय अभाव के कारण से, इस पे 1 घंटे का व्याख्यान कम से कम हो तभी इससे न्याय कर पाएंगे। तो इस पे आईएम इंदौर में एक ऐसा ही केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को जो है वहाँ के जो प्रोफेसर साहब हैं उन्होंने अपना एक आर्टिकल बता दिया। फिर वहाँ के एक जो है जनहित याचिका दायर करने वाले, उन्होंने इसकी जांच की और सही पाया गया। फिर बीओजी के चेयरमैन उन्होंने रिजाइन दिया और तमाम तरह की कार्रवाई हुई। प्रोफेसर बीएस राजपूत बड़े विख्यात रहे, हुमायूं विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर रहे, और उनके वहाँ भी प्लेगरिज्म के मामला। तो ये उसके बाद और तमाम ऐसे उदाहरण हैं, आईआईटीज कानपुर में, आईआईटी दिल्ली में, खड़गपुर में, तो ठीक है कि कैसे स्थिति इस तरह की आई। तो इसीलिए ये बहुत मुद्दा है कि हम लोग को समझने की आवश्यकता है। अब यूजीसी इस पे क्या कहता है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, जो हमारे विश्वविद्यालय में जो है वो हम लोग पालन करने के लिए अनिवार्य रूप से बाध्य हैं। तो रिसर्च एथिक्स में जो यूजीसी कहता है, स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए अलग अलग है। स्टूडेंट्स के लिए क्या है, पेनल्टीज इन द केस ऑफ प्लेगरिज्म इन सबमिशन ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशंस, क्या चीज है, तो हम लोग स्टूडेंट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पेनल्टीज इन द केस ऑफ प्लेगरिज्म इन सबमिशन ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशंस व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट्स। एक तो लेवल 0 है, सिमिलैरिटीज अप टू 10%, माइनर सिमिलैरिटीज तो कोई पेनल्टी नहीं है। विपिन जी, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या आप लोगों को सुनाई थी? Yeah, you are very much audible. ओके, थैंक यू वेरी मच। Yeah. लेवल 0 तक ठीक है, 10% तक, वही जो मैं भी बता रहा था कि हम लोग को कोई विषय वस्तु लेना है, पुस्तक लिखना है, चाहे वो लघु शोध हो, चाहे वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो, ठीक है, शोध के हमारे हैं, या फिर हम लोग और भी कोई बड़ा पीएचडी करवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत अत्यावश्यक है, क्योंकि बौद्धिक संपदा का एक विषय वस्तु है और कॉपीराइट एक्ट में भी उल्लंघन होने पे कार्रवाई होगी, और विश्वविद्यालय की तरफ से जो यूजीसी के रूल है उस पर तो कार्रवाई होगी ही होगी, और कॉपीराइट जो उसके ऑथर है वो वहां भी कार्रवाई होगी। तो मल्टीपल लेवल पे कार्रवाई है। बौद्धिक संपदा बड़ा संवेदनशील चीज है, क्योंकि जो एक नए विचारों को कोई पैदा करते हैं, शोध पत्रिकाओं के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, उनकी वर्षों की तपस्या होती है, और उसको छेड़छाड़ करके कॉपी पेस्ट करके लिखना, ये बहुत बड़ा जो है अपराध है, और अनैतिक तो है ही। रिसर्च का ये बहुत बड़ा कॉमन है आजकल। तो इसीलिए यूजीसी ने बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बनाई है। लेवल 1 में अगर 10% से ज्यादा है लेकिन 40% तक है, तो
तो बच्चे जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो थीसिस हो, डिसर्टेशन हो, उनको रिवाइज करना पड़ेगा 6 महीने के भीतर और फिर से जमा करके देना पड़ेगा, 10% पे लाना पड़ेगा। लेवल 2 है, वहां पे 40% से ज्यादा है और 60% तक है, तब उनको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा रिवाइज करके 1 साल का समय दिया जाएगा और जमा करना पड़ेगा, चाहे थीसिस हो, चाहे एमफिल का हो, चाहे वो और भी किसी तरह के शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हो। और 60% से अगर ज्यादा है तो ये तो बस भाई खतरे की घंटी यहाँ पे बज गई, तो एकदम पानी का था ना, सर से ऊपर हो गया, डूबने की स्थिति हो गई, तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। और ये हम लोग के पास जो सॉफ्टवेयर है, अभी मेरे पास टाइम कम है, नहीं तो मैं सॉफ्टवेयर डिमॉन्स्ट्रेट करता तो बच्चों को हो सकता है थोड़ा हेल्प मिलता, लेकिन टाइम समय का बहुत अभाव है। तो अब इसमें सॉफ्टवेयर जो है ऑथेंटिकेट जो है एल्सेवियर का, वो बेस्ट सॉफ्टवेयर है। और सामान्यतः जो है टेक्निकल में हम लोग के यहाँ हम लोग ऑथेंटिकेट और टर्निटिन यूज करते हैं एनआईटीज आईआईटीज में, और जो विश्वविद्यालय में वहाँ पे टर्निटिन बहुत जगह यूज होता है। और उसके अलावा वो सारे एचओडी के पास होता है, लाइब्रेरियन के पास होता है, डीन सर सबको देते हैं, और वो फिर टीचर्स के पास होता है आईडी पासवर्ड, उससे वो करते हैं। और टर्निटिन के अलावा उरकुंड भी है, वो भी है। उरकुंड में जो है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। उरकुंड और अगर आप टर्निटिन का करेंगे तो उरकुंड में जो है 10% दिखलाएगा, वही चीज आप अगर टर्निटिन में करेंगे तो 30 से 40% हो जाएगा। टर्निटिन बहुत अच्छा है, उसके डेटाबेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब थोड़ा टीचर्स के लिए हम लोग देखते हैं कि यूजीसी का क्या गाइडलाइंस है ना, 2018 में जो उन्होंने गाइडलाइन दिया है बहुत अत्यावश्यक है। Penalties in the case of plagiarism for faculty, staff and researcher of higher educational institutions, central universities, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, सारे के सारे जो केंद्र सरकार के हैं या राज्य सरकार के हैं, जहां जहां शोध के काम होंगे, चाहे वो पीएचडी के थीसिस होंगे, पुस्तक होगी, प्रोजेक्ट्स होगा, आर्टिकल्स होंगे, मोनोग्राफ होंगे, या किसी भी इस तरह का और भी जो है वीडियो बनाएंगे, सब पे लागू वो होगा। खास करके जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, थीसिस हैं, आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं, अगर 10% तक आता है सिमिलैरिटीज तो माइनर सिमिलैरिटीज कहलाता है और उस पर कोई पेनल्टी नहीं है, ठीक है, क्षम्य है। दूसरा जो लेवल है वो है कि अगर 10% से ज्यादा हो लेकिन 40% तक हो, 10% से ज्यादा हो, 40% तक हो। देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये तो यूजीसी की गाइडलाइन है, लेकिन अगर जो अच्छे जर्नल्स हैं वहां पे 10% से ज्यादा तो नहीं लेता है, बल्कि जो और बहुत सारे जर्नल्स हैं वो तो 5% से ज्यादा नहीं लेते हैं। हालांकि यूजीसी ने इसमें बहुत ही लोचनीयता दी है और थोड़ा बहुत रिलैक्स क्राइटेरिया है। तो दूसरा जो लेवल 1 है, क्योंकि अगर जो अच्छे हम लोग किसी ऑक्सफोर्ड से या कोई अच्छे जर्नल्स में अगर हम लोग पब्लिश करेंगे इंटरनेशनल या इंडिया में भी जो अच्छे हैं, चाहे वो मोतीलाल बनारसी दास हो, रावत, जहां भी अच्छे पब्लिशर थे, तो वो लोग भी 10% से ज्यादा नहीं एक्सेप्ट करेंगे, 20% से ज्यादा तो कभी नहीं लेंगे, वो रिजेक्ट हो जाएगी, चाहे वो पुस्तक का प्रपोजल हो या आर्टिकल का हो। लेकिन यूजीसी ने थोड़ा सा रिलैक्स किया है, लेकिन प्रैक्टिकली यही है कि किसी भी विश्वविद्यालय में 10% से ज्यादा वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर 10% से ज्यादा है, 40% तक है, तो उसमें मैन्युस्क्रिप्ट को विड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो आर्टिकल हो या किताब हो, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट हो। और 1 साल के भीतर, ठीक है ना, 1 साल तक नॉट बी अलाउड टू पब्लिश एनी वर्क फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर 40% तक है, 10% से ज्यादा, तो 1 साल तक जो है किसी तरह का पब्लिश वो किसी काम को नहीं कर सकते हैं, एक पनिशमेंट है। 40% से अगर ज्यादा हो गया सिमिलैरिटीज, प्लेगरिज्म, ठीक है ना, प्लेगरिज्म को हम लोग सिमिलैरिटीज रिपोर्ट करते हैं कि वही मिल रहा है, वही कॉपी, वही जो है डायग्राम, वही फॉर्मूला, वही डेटा, वही शब्दों का चयन, उसी को, तो इसीलिए हम लोग सिमिलैरिटीज यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सिमिलैरिटीज रिपोर्ट बोलते हैं जो जनरेट होता है, ओरिजिनलिटी रिपोर्ट भी बोलते हैं, ये पर्यायवाची शब्द हैं। सामान्यतः हम लोग प्लेगरिज्म टर्म यूज करते हैं। तो सिमिलैरिटीज अबव 40% टू 60%, यहाँ पे रिक्वायर्ड टू, भाई मैन्युस्क्रिप्ट तो सब में कॉमन है, चाहे वो 10%, चाहे वो लेवल 1 हो, 2 हो, 3 हो, सब में मैन्युस्क्रिप्ट तो विड्रॉ करना ही पड़ेगा, उसको तो रिवाइज करके देना ही पड़ेगा। उसके अलावा अगर 40% तक है तो 1 साल तक कोई पब्लिश नहीं कर सकता है किसी चीज में। 40% से ज्यादा है, 60% तक है, तो फिर जो है एक इंक्रीमेंट रोकने का विश्वविद्यालय को अधिकार है। वो फिर उसमें यूजीसी की गाइडलाइन है और गजेट नोटिफिकेशन है, सब कुछ प्रॉपर लॉ है, तो वो फिर कहीं चैलेंज भी नहीं हो पाएगा। अगर वो चाहेगी विश्वविद्यालय के जांच होगी और पाया जाएगा तो वो तो पता ही चल जाता है, सॉफ्टवेयर है, तो विश्वविद्यालय को पूरा अधिकार है कि उसकी एक इंक्रीमेंट वो ले लें, वो रोक लें, और उसको 2 साल तक किसी भी तरह का सुपरवाइजर के तौर पर रिसर्च कराने का अधिकार उसका नहीं रहेगा। लेवल 3 बहुत घातक है बहुत ही ज्यादा घातक है। 60% से ज्यादा हो सिमिलैरिटीज, मतलब बस कॉपी पेस्ट कर दिए, कोई मेहनत नहीं किए, कोई जो है अपना योगदान नहीं दिए, दूसरों को चीज को अपना बता के, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है, अनैतिक चीज है। सिमिलैरिटीज अबव 60%,
तो मैन्युस्क्रिप्ट तो कॉमन है सब में, चाहे वो सब में जो है 10% से ही ज्यादा हो, 40% से हो या 60% से हो। अगर 40% से लेके 60% तक हो तो एक इंक्रीमेंट जाएगी और 2 साल तक जो है रिसर्च गाइड नहीं कर पाएंगे। 60% से ज्यादा हो तो 3 साल तक गाइड नहीं कर पाएंगे किसी भी स्टूडेंट्स को, और 2 इंक्रीमेंट वो लूज करेंगे। ये बड़ा जो है स्ट्रिक्ट जो है पैमाना है, और इसमें साधारण सी बात है, हर विश्वविद्यालय में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक सेल होता है, आईपीआर सेल, या एक रिसर्च सेल होता होगा, डीन एकेडमिक या जो भी होते होंगे। नॉर्मली आईपीआर सेल और लाइब्रेरी में ही वहां पे सारी थेसिस सब कुछ रिपोर्ट जाता है, और वहां पे एक रिसर्च एथिक्स कमिटी भी होती है और एकेडमिक इंटीग्रिटी भी कमिटी होती है। और वो कमिटी, ये तो यूजीसी के गाइडलाइन है, ये सिमिलैरिटीज अबव 60% है। बहुत जगह तो जो स्ट्रिक्ट होंगे विश्वविद्यालय, वो तो अगर 60% से ज्यादा है तो उसमें तो फिर मामला सस्पेंशन में भी जा सकता है, वो चाहे तो बना सकते हैं इंटरनल कोड, क्योंकि 60% बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ये 2 तरह के नियम लागू होता है रिसर्च एथिक्स में। इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट है, depends on the university which is going to design, that is internal code of conduct which is applicable for research ethics. External code of conduct and rules designed by UGC, AICT for technical institutions, for normal universities, UGC, and then of course the ultimate Ministry of Education, all the guidelines, whether it is through new education policy or time to time the guidelines which are coming and applicable for all the research and academic work in the institution. तो ये चीज है इसमें। और थोड़ा सा मैं समय का अभाव है तो मैं जो है निवेदन करूंगा कि अगर इस पे कभी फिर बाद में मौका मिले तो एक अलग से व्याख्यान दिया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं एंड इट रिक्वायर्स थॉरो एनालिसिस एंड सीरियस डेलिब्रेशंस एंड इंटरैक्टिव सेशन थ्रू द स्टूडेंट्स. Now I would like to listen from the participants, students. Anybody who have any query, then you can raise your query and I will try to satiate your intellectual thirst. Thank you very much, sir. HOD sir, thank you very much. All the dignitaries, सारे के सारे प्रतिभागी। और ठीक है, मुझे बड़ा सौभाग्य था कि मुझे मौका मिला, अपने विचारों को मैंने रखने की कोशिश की, समयाभाव था फिर भी थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की। जो मुख्य बिंदु हैं कि कैसे जो शोध के, क्योंकि एथिक्स, रिसर्च एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आजकल हो गया है, और बौद्धिक समता अधिकार, क्योंकि हम लोग बौद्धिक बुद्धिजीवी हैं तो हम लोग विचार को पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। ज्ञान को का कैसे सृजन करें, ज्ञान को कैसे ज्यादातर लोगों को बांटें, यही मुख्य हम लोग का जो है विषय वस्तु है एक शिक्षक होने के नाते। तो उसमें ये समस्या बहुत आ रही है, तो लोग कॉपी का पेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहे हैं। तो कैसे इन सारे चीजों से बचा जाए, उसके लिए यूजीसी गाइडलाइंस हैं, बहुत सारे और गाइडलाइंस आते हैं, विश्वविद्यालय के गाइडलाइंस हैं, और हम लोग को ये चीज की जानकारी बच्चों को देना चाहिए जो रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, या जो रिसर्च फेलो हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ताकि हम लोग एक क्वालिटी रिसर्च कर पाएं और कोई अनएथिकल गाइडलाइंस, उसमें अनएथिकल इश्यूज ना हो पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सर का दर्द भी बन जाता है, ठीक से हम लोग चेक नहीं किए, किसी की थीसिस या कोई ऐसी बात हो गई और बाद में फिर वो बोले प्रोफेसर साहब कि भाई ये तो हमारे स्टूडेंट का काम है, हम देख नहीं पाए। तो कानून ये नहीं कहता है कि हम देख नहीं पाए। इग्नोरेंस टू द लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। कानून के क्षेत्र में ये बोलना कि भाई हमको जानकारी नहीं थी, हमारे बच्चे ने लिखा, हम तो सेकंड ऑथर हैं, डजंट मैटर। अल्टीमेटली इट वुड बी ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड पर्टिकुलरली सो फार एज हायर रिसर्च इज कंसर्न, कि हम जब पीएचडी करवा रहे हैं, मेजर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, देयर इट बिकम्स अ वेरी सीरियस इशू। वी हैव टू गिव ड्यू एक्नॉलेजमेंट टू ऑल द पीपल, सबको हम लोग को बताना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं एक बार जो है आप सारे लोगों के प्रति अनुग्रहित हूँ, मुझे मौका मिला, और मैं चाहूंगा कि अगर किसी के कुछ प्रश्न हैं तो वो पूछें। Thank you, sir. You have nicely elaborated all topics, specifically transparency in the field of educational writing and ethical points, which is based on transparency. Thank you, sir. Again, सम्प्रति अस्माकं समक्षं वर्तते डॉक्टर सुज्ञान कुमार महांति महाभागाः, तेषां स्वागतं व्याहरामि। मध्ये एकं शोधपत्रं वर्तते खलु, डॉक्टर साधना शर्मा, व्याकरणशास्त्रे अभिनवाः आयामाः। तो हि समयातिक्रमणं जायते, एतस्मात् कारणात् संक्षेपेण एव उपस्थातव्यम् इति विनिवेदये सादरम्। डॉक्टर साधना शर्मा,
सहायकाचार्य वर्तते खलु कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालये। So Vipin ji and HOD sir, may I leave this meeting? क्योंकि सर एक अतिथि आए हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि otherwise I would been happy to listen all these things because I am fond of Sanskrit and of Indology by being virtue of postgraduate from BHU. I have been always very fascinated with all the Sanskrit literature. तो ये बड़ा ही अच्छा लगता सर सुनते और ज्ञान से जो है लाभान्वित होते। लेकिन सर मैं चाहूंगा कि एक अतिथि आए हैं तो मैं सर मीटिंग इसको चाहता हूँ। Okay, Manish bhai, thank you very much. You had been there and Thank you, sir. yeah, and you did a very good PPT. We have enjoyed it and we are benefited from your presentation. Thank you very much. नमस्ते सर, प्रणाम। Namaste. Pranam.